स्वागत दोस्तों आपके चैनल के साथ आगे सामने मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेन आपको बताएंगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के राष्ट्रीय पार्टी की ओर से बीजेपी की मानसिकता वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया है। दोस्तों बताएंगे पुलिस की कार्रवाई को लेकर भड़क गए हैं भाजपाई। बताएंगे किस तरीके से एनडीए गठबंधन में आपस में फूट और विवाद देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसके साथ में अमित शाह के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोगों ने सीधी लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। दोस्तों बताएंगे सपा ने जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिए। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन की एक और पार्टी को नाखुश कर दिया है। दोस्तों उन्होंने भी अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ में मनमोहन सिंह के अपमान का बदला लेगी क्या कांग्रेस पार्टी? बताएंगे कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां एकजुट होकर भाजपाइयों के पीछे पड़ी है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नए साल में नई खुशखबरी आएगी दोस्तों और 2025 के अंदर जरूर सरकार गिरने वाली है उन लोगों की जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। दोस्तों तो अपनी राय जरूर लिखा था। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए गठबंधन की सारी पार्टियां धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी से अलग थलग हो रही है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक और राष्ट्रीय पार्टी का गठबंधन है, एनपीपी पार्टी का, जिसकी मेघालय में सरकार है। एनपीपी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री कोनार्ड ए संगमा ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दोस्तों आपको बता दें कि कानून के अनुसार की गई इस कार्रवाई को लेकर भाजपाइयों की नींद उड़ी हुई है दोस्तों, और अपने ही सहयोगी पार्टी पर बीजेपी के लोग निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस डिसीजन को मूर्खतापूर्ण बताया है। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि मेघालय जो है कि क्रिश्चियन स्टेट है, जिसमें बहुतायत संख्या क्रिश्चियन लोगों की है। दोस्तों वहां पर एक चर्च में कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर चर्च में पूजा पाठ चल रहा था, लेकिन इस दौरान चर्च के अंदर जय श्री राम का नारा लगाया गया। दोस्तों मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के अंदर यह मामला सामने आया है। मेघालय पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी व्यक्ति गुरुवार को मावलिंग नांग गांव के एक चर्च में घुस गया था और जय श्री राम के नारे लगाने लगा। दोस्तों इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किया गया। आपको बता दें कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड के संगमा ने इसकी घोर निंदा की है और शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का पूरा मामला बनाते हुए जोरदार कार्रवाई की है। दोस्तों मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह जानबूझकर किया गया। हम राज्य सरकार के तौर पर सामाजिक, धार्मिक और सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने से रोकने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। कानूनी कार्रवाई करने के लिए सारे रास्ते अपनाए जाएंगे और इसके बाद शिकायत दर्ज कर ली गई है। दोस्तों अब जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार जिस व्यक्ति ने हरकत की है दोस्तों इंस्टाग्राम पर, उसका नाम आकाश सागर है और बिनूर सराह थाना क्षेत्र के अंदर मामला दर्ज किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता एंजेला रंगत ने भी इसकी घोर निंदा की है दोस्तों और कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ने जब इतनी बड़ी कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई की, तो भाजपा के लोग भी भड़क गए। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया कि यह मूर्खतापूर्ण है, यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के बीच में आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा दूरियां बढ़ने वाली है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाया गया है उसी के कारण ऐसी घटनाएं सामने आती है और पूरे देश में इस तरीके का माहौल बनाने की जिम्मेदार अगर कोई पार्टी है तो आप लोग जानते हैं कौन सी वो पार्टी और किसके साथ एनपीपी पार्टी का अलायंस हो रखा है। आने वाले दिनों के अंदर और भी कई सारे गठबंधन सहयोगी भाजपा से किनारा करेंगे, क्योंकि देश के माहौल के कारण उनको अपने राज्य के अंदर भी दिक्कतें हो रही है। अगर ऐसी हरकतें होती रही तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी को सरकार से, सत्ता से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसीलिए आने वाले दिनों के अंदर ये पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाएंगी। आपकी क्या राय है? लिखकर जरूर। इसी के साथ में समाजवादी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मामले को लेकर अब सीधा भिड़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह से समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के अपने लखनऊ के मुख्यालय के बाहर और 1090 चौराहे पर लगाए गए पोस्टर के माध्यम से पॉलिटिक्स को नया मोड़ दिया है। दोस्तों ये पोस्टर लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तौकीर खान की ओर से लगाया गया है। तौकीर खान ने पोस्टर में लिखवाया है कि हक है, दम है, अंबेडकर है तो हम है। ये सीधा अमित शाह के ऊपर निशाना है। दोस्तों आपकी क्या राय है? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई। 9 जिलों के अंदर भाजपा के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। दोस्तों कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत सरकार के द्वारा 17 नए जिले बनाए जाने और 3 नए संभाग की घोषणा किए जाने और आचार संहिता से पहले नए जिले और संभागों को बनाने का फैसला उचित नहीं मानते हुए 9 जिलों को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों भजनलाल सरकार नए जिलों में कुछ जिलों को व्यवहारिक नहीं मानती है। अतिरिक्त भार के तौर पर देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने 17 में से 9 जिलों को खत्म कर दिया है। केवल 8 को आधिकारिक मान्यता दी गई है। दोस्तों इसमें दूदू, केकड़ी, शाहपुर, नीम काथान और गंगापुर सिटी के साथ साथ जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और अनूपगढ़ और सांचौर को अब जिला नहीं माना जाएगा। ये जिले पहले की तरह ही रहेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लिए गए फैसले से जरूर 9 जिलों के अंदर लोगों में नाराजगी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लोगों की लगातार एक बड़ी मांग थी, जिस पर जाकर आखिरकार कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने फैसला लिया था, लेकिन भाजपा के लोगों ने पलट दिया है। दोस्तों 9 जिलों को फिर से वापस पुरानी स्थिति में ला दिया है। साथ साथ सांसद बर्क वेल्डिंग मशीन नहीं चलाते हैं। आपको बता दें कि बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने कहा है कि हजारों किसान महंगाई से परेशान है, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। सांसद जियाउर रहमान बर्क कोई वेल्डिंग की दुकान नहीं चला रहे हैं, ना ही कोई भारी मशीन चला रहे हैं जिसके लिए बिजली चोरी की जाए। केवल घर की बिजली जलती है। उनके लिए सोलर का 10 वाट का प्लांट लगा हुआ है, लेकिन बिजली विभाग ने उसका कोई जिक्र नहीं किया है। बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर की गई कार्रवाई को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। दोस्तों पूरी तरीके से राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। आप लोग अपनी राय जो के साथ में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी नहीं बना रही है। बीजेपी के साथ में दिल्ली में गठबंधन। दोस्तों पार्टी ने फैसला लिया है कि वो अकेले मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड और तत्कालीन एलजेपी पार्टी ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव लड़ा था। दोस्तों हालांकि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को दिल्ली में गठबंधन के भीतर सीट मिलने की संभावनाएं काफी कम है। पहले
माना जा रहा था कि केंद्रीय MSME मिनिस्टर जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी को सपोर्ट कर दिया जाए बिना किसी सीट के, लेकिन जीतन राम मांझी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिहार की पार्टियों का काफी बड़ा योगदान रहता है दोस्तों, क्योंकि बड़ी संख्या में पूर्वांचली वोटर बिहार में रहते हैं। देखते हैं चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी किसी और सहयोगी को साथ में लेकर आ पाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों ये सहयोगी बीजेपी के साथ गए थे, इनको लगा था कि दूसरे राज्यों में भी बीजेपी विस्तार करने देगी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी इनको बिहार में ही 2 से 3 सीटों से ज्यादा नहीं देती है तो फिर दिल्ली में और अन्य राज्यों के अंदर आगे बढ़ने का मौका कैसे दे सकती है, ये तो बड़ा सवाल है। और वैसे भी बीजेपी जिसके साथ गठबंधन करती है उसको कम करती चली जाती है, घटाते चली जाती है, ना कि उसके बढ़ने का कोई स्कोप छोड़ती है। साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने शाहजहांपुर पहुंचने के बाद समर्थकों के द्वारा किए गए स्वागत को लेकर कहा कि शहर के सबसे पुराने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद की मुलायम सिंह यादव असली नेता थे, जिनके अखाड़े में पहलवान पैदा होते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी भाड़े के पहलवान पैदा कर रही है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर की गई कार्रवाई को लेकर संजय निषाद ने कहा है कि संभल के सांसद संभल जाए वरना उनका हाल आजम खां जैसा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा ने ही आजम खां की दशा खराब कर दी है। आजम खां की जगह कोई यादव होता तो शायद उसका ये हाल नहीं होता। कुल मिलाकर दोस्तों समाजवादी पार्टी के अंदर ही आपस में फूट डालने की कोशिश करते हुए ये बयान दे रहे हैं। हालांकि उनको बताना चाहिए कि भाजपाई गठबंधन में जाने के बाद उनको क्या मिला है दोस्तों। क्या वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में डर कर गए हैं? वरना बीजेपी आजम खां जैसा हाल सबका कर सकती है तो उनका भी हो सकता था। संजय निषाद के द्वारा ये जो बयान दिया गया है दोस्तों, इस पर आप लोग अपने दोस्तों से जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन लगातार बढ़ा रहे। हम आपको इसी तरीके से पल पल की सारी बड़ी अपडेट पहुंचाते रहे। इसके साथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाया गया। वर्तमान सरकार के द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की ओर से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई और स्थान नहीं मिला। बीजेपी ने कोई समाधि स्थल नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी ने निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार करवाया है, जो पता चलता है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं के प्रति अपनी किस तरीके की मानसिकता रखती है दोस्तों। इसी के साथ में समाधि के लिए जमीन दे देंगे तो फिर अडानी को क्या देंगे, ये सवाल पूछा है कन्हैया कुमार ने। आप भी अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्यों समाधि के लिए जगह नहीं दी जा रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उनके याद के लिए एक समाधि बनाने के लिए आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राजधानी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अजित पवार की एनसीपी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतरने का मौका नहीं दिया, तो एनसीपी ने शनिवार को प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं दोस्तों। बादली से मुलायम सिंह को दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश देवेंद्र यादव के खिलाफ टिकट दिया गया है। बुराड़ी से रतन त्यागी को मैदान में उतारा गया है। चांदनी चौक से खालिद उर रहमान एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बल्ली मारन से मोहम्मद हारून को टिकट दिया गया है। ओखला से इरफान सैफी को मैदान में उतारा गया है। छतरपुर से नरेंद्र तंवर को मैदान में उतारा गया। इसी तरीके से और भी कई उम्मीदवार है दोस्तों। हालांकि 11 में से अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को एनसीपी ने मैदान में उतारा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से सोच विचार कर यह फैसला लिया जा रहा है? क्योंकि जितने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाएंगे और जितने भी वोट उनको पड़ेंगे, ये बात तो तय है कि वोट फिर इंडिया गठबंधन की ही पार्टी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी में से किसी एक का कटने वाला है। और कुल मिलाकर दोस्तों यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की ओर इशारा करता है। अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली के चुनाव को लेकर और इस तरीके की साजिश को लेकर इंडिया गठबंधन को सचेत होना चाहिए, खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यह तय करना चाहिए कि उनकी लड़ाई आपस में नहीं है बल्कि भाजपा से है, और भाजपा किस तरीके से पूरा एक रणनीति बना रही है इस पर विचार विमर्श करना चाहिए दोस्तों। इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर मैदान में उतरना चाहिए। आपसी लड़ाई के कारण फायदा उन लोगों को हो जाएगा जो लोग पिछले 26 साल से सत्ता से बाहर है। अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को सूझबूझ से आगे बढ़ना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता देने का मतलब इंडिया गठबंधन के लिए आगे राहें और मुश्किल हो जाएंगी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी को जरूरी है कि वो विचार करे, कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत करे और थोड़ा आपस में झुककर जैसे तैसे हो कॉम्प्रोमाइज जरूर किए जाने चाहिए। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आर्थिक सुधारों के जनक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शनिवार को निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से टिप्पणी आई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय से आने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार ने उनका सरासर अपमान किया है। एक दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना। उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब पिछड़ों का सहारा बनी हुई है। सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और समाधि स्थल के हकदार है। कुल मिलाकर दोस्तों भारत रत्न की मांग भी राहुल गांधी ने की है मनमोहन सिंह के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि सरदार मनमोहन सिंह को भारत रत्न से कम कुछ भी सम्मान नहीं मिल सकता है दोस्तों, अगर उनको भारत रत्न मिलेगा तभी जाकर उनके जैसे व्यक्ति के लिए एक अच्छा अवार्ड माना जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। लेकिन बीजेपी के लोग समाधि देने तक को तैयार नहीं है दोस्तों। और क्या कन्हैया कुमार की बात का आप समर्थन करते हैं कि सारी जमीन बचाकर अडानी को देने के लिए रखा हुआ है, ना कि महापुरुषों के लिए? साथ साथ दोस्तों वोट के लिए पैसे बांट रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा को दिल्ली की महिलाओं ने अब घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली की महिलाएं हजारों की संख्या में पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा के घर के बाहर और कहने लगी कि अगर आपको पैसा बांटने का इतना शौक है तो हम भी दिल्ली की महिलाएं हैं, हमको भी 1100 रुपए दीजिए। लेकिन हमारे 1100 रुपए कहाँ है, ये सवाल पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं है दोस्तों। कुल मिलाकर भाजपा के नेता अपने दफ्तर में बैठे रहे, उनका विरोध लगातार चलता रहा। इसी तरीके से आने वाले दिनों के अंदर और भी कई विरोध किए जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आम आदमी पार्टी के कई सारे समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ क्या ईडी कोई कार्रवाई करती है, जिससे शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। साथ साथ दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने सबके सामने रखा है दोस्तों। दिल्ली का एजुकेशन मॉडल
मॉडल देश भर में चर्चा का विषय है। सरकारी स्कूलों में पीटीएम जैसी व्यवस्था दिल्ली में हो रखी है। पीटीएम की गई। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी भी इसमें शामिल हुए। ये बदलाव को दिखाता है कि अब राजनीति शिक्षा पर फोकस करे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। अगर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छा काम किया है, लेकिन जरूरी है कि राजनीतिक तौर पर एक मजबूत गठबंधन बनाया जाए। चुनाव लड़ने के लिए संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है और अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो दोनों को नुकसान होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम किए हैं और उनको कांग्रेस पार्टी के समर्थन की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जितनी भी है वो सारी की सारी कांग्रेस पार्टी के साथ में आने से दूर हो सकती है। तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। इसी के साथ में बहुत दिनों पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि आप सब मेरा परिवार है, मैं आपसे वैसे ही मोहब्बत करता हूं जैसा मैं अपने परिवार के लोगों से करता हूं। आज डॉक्टर साहब की शव यात्रा में कैरिज वाहन पर बैठे राहुल गांधी की बात सबको याद आ गई है दोस्तों। सुप्रिया श्रीनेट ने उनके पुराने बयानों को याद करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने जो कहा था वही किया है। राहुल गांधी आज शव यात्रा में शामिल हुए हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी गई है दोस्तों। इसी वाहन में कांग्रेस पार्टी के 3 मुख्यमंत्री भी डॉक्टर साहब के सम्मान में बैठे रहे। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता मौजूद थे दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली की सर्द हवा और ठंडक के बीच में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी की स्कीम पर बवाल जारी है। स्कीम को लॉन्च किए अभी 8 दिन भी नहीं हुए हैं दोस्तों, लेकिन इस पर एलजी ने महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन से संबंधित आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल को यह बात अच्छी नहीं लगी दोस्तों। केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा की शिकायत पर ऐसा किया गया होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता की शिकायत पर यह कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक निशाने साधे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे हुए हैं। इसीलिए संदीप दीक्षित भी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि एलजी ने जानबूझकर यह कार्रवाई कांग्रेस पार्टी के नेता के द्वारा दी गई शिकायत पर किया है, वरना ऐसी कई शिकायतें कांग्रेस पार्टी के लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन शिकायत केवल अभी सुनी गई है दोस्तों। जिसके पीछे कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में खटास पैदा करने के लिए, खटास डालने के लिए एलजी ने कांग्रेस पार्टी के नेता के शिकायत को ही संज्ञान में लिया है। आपकी क्या राय है दोस्तों? इस तरीके के कदम पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्के के घर में घुस गया अजय शर्मा नाम का एक व्यक्ति 32 साल का, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। उस पर सांसद और उनके पिता को धमकी देने का आरोप है, लेकिन घुसपैठी अजय शर्मा ने इससे इंकार करते हुए कहा है कि वो केवल मिलने के लिए आया हुआ था। उसका मेडिकल कराया गया और मामले की जांच की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों पहले तो संभल के सांसद के खिलाफ बिजली चोरी की कार्रवाई की गई, एक के बाद एक कई सारे मामले दर्ज किए गए और संभल में हुए आंदोलन को लेकर, हिंसा को लेकर भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और अब उनके घर पर एक ऐसा व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति घुस जाता है और धमकी देने लगता है दोस्तों, जिसका सीधा मतलब यह है कि उनको फिजिकल तौर पर भी असुरक्षित करने यानी उनको हर्ट करने की, नुकसान पहुंचाने का अब षड्यंत्र रचा जा रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि देश के सांसद अगर किसी राज्य के अंदर सुरक्षित नहीं है, उनके घर में कोई भी ऐरा गहरा इस तरीके से घुसकर उनको धमकी दे रहा है दोस्तों, तो उनकी जान को काफी ज्यादा खतरा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पूरे प्रशासन, पूरे पुलिस महकमे पर गंभीर सवाल उठाए जाने चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित होंगे, और यही हालात है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से शून्य हो चुकी है। राज्य में ऐसे हालात में कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा होगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अगर सबसे खराब आप मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सियासी अटकलों के बीच में अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली का दौरा होने जा रहा है दोस्तों। दिसंबर की सर्दियों में दिल्ली की राजनीति गर्म है और ऐसे में नीतीश कुमार के पाला पलटने की अटकलों के बीच में अब बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं दोस्तों। सियासी अटकलबाजी चल रही है कि दिल्ली के चुनाव को लेकर बातचीत की जाएगी। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं, ये भी एक दावा किया गया है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार भी दोनों मिलकर लड़े थे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो सकता है कि बीजेपी को अल्टीमेटम देने के लिए आ गए हो कि अगर जेडीयू को साथ में लेकर चुनाव लड़ोगे तो ही बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बिहार में कंटिन्यू रहेगा, वरना इंडिया गठबंधन में उनके लिए हमेशा से दरवाजे खुले हुए हैं दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के अंदर लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के दोबारा आयोजन को लेकर गर्दनी बाग थाना स्थल पर 9वें दिन भी लगातार अभ्यर्थी अड़िग रहे और आंदोलन करते रहे। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बापू परीक्षा परिसर की जो परीक्षाएं थी उसको रद्द कर दी गई है। 4 जनवरी को पटना स्थित विभिन्न केंद्रों पर इसे आयोजित किया जाएगा और शुक्रवार को धरना दे रहे छात्रों के समर्थन में फेमस टीचर भी मौजूद रहे, खान सर से लेकर रहमान सर मौजूद रहे। और सबसे बड़ी मांग जो है कि 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द करके नए सिरे से आयोजित किया जाना चाहिए। इसी पर पूरी तरीके से मामला फंसा हुआ है दोस्तों। हालांकि अभी आयोग करने को तैयार नहीं है। साथ साथ विधानसभा चुनाव में कौन सी सीट पर मैदान में उतरेंगे प्रशांत किशोर, इसे लेकर तैयारियां चलने शुरू हो गई है। वैशाली के बिंदुपुर प्रखंड स्थित जन सुराज कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में शुक्रवार को हर घर जन सुराज अभियान को सफल बनाने और लोगों के बीच में पार्टी के सिद्धांतों एवं विचारों को पहुंचाने तथा संगठन के विस्तार के संबंध में आवश्यक विचार विमर्श करने को लेकर आहूत किया गया दोस्तों। इस दौरान प्रशांत किशोर को राघोपुर से चुनाव लड़ाने की मांग की गई है। कार्यकर्ता स्तर पर पार्टी से जुड़े कई आवश्यक सुझाव और परामर्श पर विचार किया गया है। इसमें प्रशांत किशोर को राघोपुर से चुनाव लड़वाने यानी तेजस्वी यादव के विधानसभा से मैदान में उतारने के लिए कहा जा रहा है। देखते
देखते हैं क्या हिम्मत जुटा पाएगी जन स्वराज पार्टी और क्या प्रशांत किशोर पहले ही चुनाव में बुरी तरीके से हारने के लिए तैयार है। और वैसे ही सबको पता है दोस्तों अंततोगत्ता उनका फैसला इसी तरीके का होने वाला है, क्योंकि वो आरजेडी और इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए आए हैं। नीतीश कुमार और भाजपाइयों की फिर से सरकार बनाना उनका एकमात्र लक्ष्य है, इसीलिए सारे उनके फैसले आरजेडी और इंडिया गठबंधन के खिलाफ होंगे। हालांकि इससे इंडिया गठबंधन को ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तेजस्वी यादव के सामने राघोपुर से नीतीश कुमार तो क्या प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव लड़ जाए तो वो भी हार जाएंगे, और यही बड़ा कारण है कि आरजेडी के लोगों को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों तेजस्वी यादव को एक दो रैलियां और ज्यादा करनी पड़ेगी और लालू यादव को एक सभा करनी पड़ेगी, बस बाकी पूरी तरीके से मामला आरजेडी के पक्ष में ही रहेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या प्रशांत किशोर कभी हिम्मत जुटा पाएंगे तेजस्वी से मुकाबला करने की? और वैसे भी उनकी लड़ाई तो अभी तक नीतीश कुमार से चल रही थी, अचानक से तेजस्वी यादव की तरफ क्यों आना चाहते हैं? धीरे धीरे करके खुद के एजेंडे को खुद से एक्सपोज करते चले आ रहे हैं। दोस्तों शासन नगर निकाय चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने योद्धाओं की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने हल्द्वानी के मेयर सीट पर ललित जोशी को टिकट दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का शनिवार को ऐलान कर दिया गया है। शुक्रवार को बीजेपी ने जिले के 5 नगर पालिका और एकमात्र नगर पंचायत लाल कुआं के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। मेयर के साथ साथ 4 नगर पालिका के अध्यक्ष पद को लेकर भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर अब चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तब उसी से पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके की राजनीति कर रही है, चाहे उत्तराखंड को लेकर लैंड जिहाद का मामला हो या फिर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मामला हो या फिर हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल पर धर्म संसद के नाम पर मुस्लिम विरोधी समारोह आयोजित करने का मामला हो। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या नगर निगम के चुनाव से कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड के अंदर नया बूस्ट मिलने वाला है? क्योंकि उपचुनाव में तो पार्टी ने अपनी ताकत का एहसास करवाया था दोस्तों। वहीं पर शहरों के निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने का चंडीगढ़ के अंदर भी अब चुनाव की तैयारी चल रही है। 27 शहरी निकायों में चुनाव करवाए जाएंगे, जबकि 7 शहरी निकाय में दूसरे चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। पहले में होने वाले शहरी निकायों में चुनाव संबंधित मतदाता सूची को फाइनल करने का काम 6 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। पंजाब के इलेक्शन के रिजल्ट से पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी उत्साहित है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में झटका लगा था, लेकिन अगर चंडीगढ़ में बुरी तरीके से हारते हैं तो मैसेज दूर तक जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा। साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम यात्रा में कांग्रेस पार्टी के सारे दिग्गज नेता मौजूद थे दोस्तों, और दूर तक कांग्रेस पार्टी के लोग चले। और अंतिम यात्रा में जिस तरीके का कांग्रेसी नेताओं का पूरा समूह दिखाई दिया था, इसके बाद अब बुरी तरीके से भड़क गई। शर्मिष्ठा मुखर्जी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी कहने लगी कि जब मेरे पिता प्रणब मुखर्जी का 2020 में निधन हुआ था, तब कांग्रेस ने ना तो कोई शोक सभा आयोजित की थी, ना ही सीडब्ल्यूसी की कोई बैठक बुलाई थी, जैसा मनमोहन सिंह जी के समय में किया गया है। इस पर लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि आरएसएस वालों को क्यों नहीं बुलाया आप लोगों ने? बहुत बड़ा दुख हुआ जानकर। दरअसल दोस्तों मनीष सिंह नाम के व्यक्ति ने आगे कहा कि जिसे बेसलेस जनाधारहीन आदमी को राज्यसभा के रास्ते सदन के अंदर 30 साल तक लगातार छाती पर बिठाकर मंत्री बनाए रखा और राष्ट्रपति बनाया, वो आदमी बुढ़ापे में धोती लगाकर नागपुर के नाले डुबकी मारने आया। कांग्रेस प्रणब की तो हमारे दिल में उसी दिन 13वीं हो गई थी। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी इस बात से नाराज थी कि आरएसएस के दफ्तर में क्यों चले गए थे प्रणब मुखर्जी, और इसके बाद प्रणब मुखर्जी की बेटी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही है कि अंतिम समय में कांग्रेस पार्टी ने उस तरीके से साथ नहीं दिया, बल्कि अंतिम संस्कार के टाइम में भी कांग्रेस पार्टी उस तरीके से सामने नहीं आई जैसा उनका आना चाहिए था। इस पर लोगों ने और कई बातें कही है और याद दिलवाया है कि 2020 में जब उनका निधन हुआ तब कोई संघी भी उनके शोक समारोह में नहीं था, कोई भाजपाई नहीं था, क्यों आपने उनको नहीं बुलवाया? यानी प्रणब मुखर्जी की बेटी से यह सवाल पूछा गया है दोस्तों। इसके बाद और कई सारी बातें कही गई है। कुल मिलाकर आगे कहा गया कि मनमोहन सिंह और पूर्व राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी के नेता प्रणब मुखर्जी को एक जैसा कंपेयर नहीं किया जा सकता। उनकी बेटी के द्वारा दिए गए बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखा जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आतिशी सरकार के खिलाफ महिला सम्मान योजना की जांच के जो आदेश दिए हैं, इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा दिल्ली में महिला सम्मान योजना रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सम्मान योजना को लेकर यह आदेश एलजी ऑफिस से नहीं बल्कि अमित शाह के ऑफिस से आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव में हार मान चुकी है। बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल की सरकार फिर से बनने जा रही है और क्यों महिलाओं ने इतने बड़े स्तर पर नाम रजिस्टर करवाया है। इसी के साथ में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और समाधि को लेकर राजघाट परिसर में जगह नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा के इस फैसले की आलोचना की है दोस्तों। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जमीन नहीं दिए जाने यानी समाधि के लिए अलग से स्थल नहीं दिए जाने की आलोचना की है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि 1000 गज जमीन भी बीजेपी के लोग नहीं दे सके हैं। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर केजरीवाल से लेकर तमाम लोग एकजुट होकर लगातार भाजपा के एजेंडे का विरोध कर रहे हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के अंदर एक परिवर्तन रैली करने वाले थे 29 तारीख यानी आज उनकी एक रैली होने वाली थी। 5 जनवरी को इसे शिफ्ट कर दिया गया है दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में घोषित राष्ट्रीय शोक की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 दिसंबर को दिल्ली के रोहिणी में होने वाली परिवर्तन यात्रा को रद्द कर दिया गया है। हालांकि जो तर्क दिया गया है क्या ये सही लगता है दोस्तों आपको, या इसके पीछे कुछ और कारण है? क्योंकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभी तक आगे बढ़ नहीं पाया है। बीजेपी ना तो कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर सकी है, ना ही अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को, ना ही कोई एजेंडा क्लियर कर पा रही है दोस्तों। अभी तक ऐसा लग रहा है कि दिल्ली का चुनाव कांग्रेस पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी का चल रहा है, क्योंकि भाजपा एकदम अलग थलग है। क्या यही बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी को अपने परिवर्तन यात्रा को परिवर्तन सभा को शिफ्ट करना पड़ा है? लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। वहीं कोसी सीमांचल के विकास से ही विकसित बिहार विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है। इसीलिए पप्पू यादव रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कोसी सीमांचल मिथिलांचल के अंदर रेल के
परियोजनाओं पर विशेष अनुग्रह किया है और उनसे कहा है कि रेल की विशेष परियोजनाएं लागू की जानी चाहिए। इसमें कई सारे निर्माण के लिए कहा गया है दोस्तों, चाहे रेल के ऊपर पटरी के पुल का निर्माण करने का मामला हो या फिर गाड़ी की संख्या का विस्तार करने का मामला हो या फिर नई लेन बिछाने का मामला हो, ये सारे डिमांड की पूरी लिस्ट बनाकर उन्होंने रेल मंत्रालय को दे दी है। दोस्तों देखते हैं इस पर क्या आगे एक्शन लिया जाता है, क्योंकि पप्पू यादव जमीन से जुड़े हुए नेता है और सारी मांगे जो उनको ग्राउंड स्तर से मिली है उन्हीं मांगों को उन्होंने आगे करते हुए रेल मंत्री को दे दिया है लिस्ट। देखते हैं रेल मंत्री को एक्शन लेंगे या फिर मामलों को टालने की कोशिश करेंगे और केवल रील बनाते नजर आएंगे। जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत।